गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और मैं आज की वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा मानव रक्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। वही क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे है, डिफेंस है, आर्मी है, एसएससी है, यूपीएससी है, उन परीक्षा की दृष्टि से ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। पिछले कई सारे एग्जाम्स में काफ़ी बार इन एग्जाम्स को बार बार रिपीट किया गया है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे इस वीडियो में जो भी टॉप 20 क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाया गया है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चंस 20 ही नहीं और भी ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, रक्त होता है। आपके ऑप्शन है: ए संयोजी ऊतक, बी एक उपकलित ऊतक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, एक संयोजी ऊतक। दोस्तों, रक्त को एक प्रकार का संयोजी ऊतक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह शरीर की प्रणालियों को जोड़ता है। यानी शरीर के सभी हिस्सों में जो रक्त है उसके माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचता है, पोषक तत्व पहुंचता है, जैसे कि जो भी हम खाते हैं उसके विटामिन्स, उसके मिनरल्स, उसके जितने भी पोषक तत्व हैं, ये ब्लड ही एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। यानी एक समझ लो, जो भी चीज़ यहाँ से वहाँ और जो भी गंदी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, उन चीज़ों को भी ये जिसको अपशिष्ट उत्पाद बोलते हैं, उनको भी रक्त के माध्यम से ही निकाला जाता है। साथ ही साथ जो है, रक्त में एक अतिरिक्त कोशिकीय मैट्रिक्स होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? आपके ऑप्शन है: ए तरल संयोजी, बी ठोस संयोजी, सी प्लाज्मा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, तरल संयोजी। दोस्तों, अभी हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, बट रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। क्योंकि हृदय जब हमारा पंप करता है उसके कारण पूरे शरीर में रक्त जो होता है वो फैलता है। यह शरीर के एक हिस्से में दूसरे हिस्से से विभिन्न पदार्थों और गैसों को ले जाता है, यानी एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसलिए शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों को जोड़ता है। यानी एक तरीके का एक कनेक्शन है, लेकिन ये तरल रूप में होता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है: ए 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। दोस्तों, जो हमारा रक्त है वो 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला पदार्थ होता है द्रव भाग, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। यह पानी, नमक और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन, ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्व भी होते हैं। दूसरा होता है ठोस भाग। इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी आपको पता होगा रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का वितरण करती हैं, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। प्लेटलेट्स हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 4, रक्त के मुख्य कार्य क्या हैं? आपके ऑप्शन है: ए परिवहन, बी सुरक्षा, सी विनिमयन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, अगर बात किया जाए तो रक्त के मुख्य कार्य बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे मुख्य कार्य है जो परिवहन है। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। जैसे पोषक तत्वों का जो वितरण होता है, यानी रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक आवश्यक पोषण तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन का वितरण भी करता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन का परिवहन जो है रक्त द्वारा ही किया जाता है। तो रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, जो गंदी चीज़ें हैं, उनको वापस फेफड़ों तक ले जाता है, जिससे वो बाहर निकल जाएं। साथ ही साथ ये
सुरक्षा भी प्रदान करती हैं, जिसमें ब्लड सेल्स, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करता है। और साथ ही साथ जो विनियमन का कार्य भी रक्त करता है। तो इसमें सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? आपके ऑप्शन है, तरलता बनाता है, बी सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, सी खड़े होने में सहायता करता है, डी भोजन पाचन में सहायक है। सही जवाब ऑप्शन बी, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। दोस्तों, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि रक्त शरीर में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसका ट्रांसपोर्टेशन, जो कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है और बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक पहुंचाता है। साथ ही साथ रक्त का शरीर में विटामिन, हमारे जो पोषक तत्व हैं जैसे खनिज, शर्करा, वसा और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों को भी पहुंचाता है। यानी इसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन। प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग होती है। आपके ऑप्शन है, ए 8%, बी 9%, सी 6%, डी 7%। सही जवाब ऑप्शन डी 7%। दोस्तों, हमारे शरीर में जो हमारे शरीर का भार होता है उसकी 7% खून की मात्रा हमारे शरीर में होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि औसतन मानव शरीर में उपलब्ध रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो हम कह सकते हैं 5 से 6 लीटर की मात्रा। साथ ही साथ अगर ये पूछे तो कितने प्रतिशत, तो 7%। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है और यही कारण है कि विघटन क्षार के रूप में कार्य करता है। यानी जो है इसका ये क्षारीय होता है, हमारा खून जो होता है, मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 7, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? आपके ऑप्शन है, ए 1/4 मिलीलीटर, बी 1/2 मिलीलीटर, सी 1 लीटर, डी 2 लीटर। सही जवाब ऑप्शन बी 1/2 लीटर। दोस्तों, अगर बात करें पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर लगभग खून जो होता है वो कम होता है। अगर हम बात करें महिलाओं में रक्त कितना होता है, तो औसतन एक महिला के शरीर में 4.3 लीटर और एक पुरुष के शरीर में 5.7 लीटर रक्त होता है। प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से पुरुषों के शरीर में 76 मिलीलीटर और महिलाओं के शरीर में 66 मिलीलीटर रक्त होता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है वो 50% तक बढ़ जाती है। रक्त की मात्रा शरीर के आकार और वजन पर निर्भर करती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि शरीर में मौजूद रक्त की मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 8, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी सभी को वो खून दे सकता है? आपके ऑप्शन है, ए बी पॉजिटिव समूह, बी ऑप्शन ओ समूह, सी ए बी समूह, डी ए प्लस समूह। सही जवाब ऑप्शन बी ओ समूह। दोस्तों, अगर हम बात करें ओ समूह की, तो ओ नेगेटिव जो होता है रक्त समूह, उसको सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को ओ नेगेटिव रक्त दिया जा सकता है। आमतौर पर जब कभी कभी आपने देखा होगा इमरजेंसी कंडीशंस में किसी को भी सुरक्षित रूप से ओ नेगेटिव रक्त दिया जा सकता है। इसलिए एयर एम्बुलेंस जो होती है आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए, उसमें ओ नेगेटिव ब्लड हमेशा रखा होता है, क्योंकि ओ जो नेगेटिव होता है वो ब्लड, उसमें ए बी और RH एंटीजन नहीं होते हैं। इसी वजह से किसी भी रक्त समूह के लोगों को यह सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? आपके ऑप्शन है, ए 2 से 3 लीटर, बी 3 से 4 लीटर, सी 4 से 5 लीटर, डी 5 से 6 लीटर। सही जवाब ऑप्शन डी 5 से 6 लीटर। दोस्तों, अगर बात करें एक मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा आमतौर पर शरीर के वजन के 7% के बराबर होती है। लेकिन अगर हम बात करें कितने लीटर रक्त होता है, तो औसतन जो लीटर में रक्त होता है वो 5 से 6 लीटर के करीब एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त होता है। साथ ही साथ अगर बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में पुरुषों से जो है 1/2 लीटर रक्त कम होता है।
अगर हम बात करते हैं जो लोग अधिक ऊंचाई पर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों पर रहते हैं, उनके पास अधिक रक्त होता है क्योंकि उनकी अधिक ऊंचाई पर उतनी ऑक्सीजन नहीं होती है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में रक्त का थक्का यानी रक्त के स्कंदन बनाने के लिए अनिवार्य है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। सही जवाब ऑप्शन डी विटामिन के। दोस्तों अगर बात करें विटामिन सी की, विटामिन सी एक वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के रक्त के सामान्य स्कंदन में मदद करता है। स्कंदन के लिए आवश्यक कारक बनाने के लिए यकृत को विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्तस्राव विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है, यानी रक्त के जो थक्के बनते हैं वो विटामिन के की कारण होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में रक्तस्राव हो सकता है, यानी रक्त अपने आप बहना शुरू कर सकता है। प्रश्न नंबर 11, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? आपके ऑप्शन है ए फाइब्रिन, बी प्लाज्मा, सी हेमोग्लोबिन, डी हेपरिन। सही जवाब ऑप्शन डी हेपरिन। दोस्तों अगर बात की जाए विस्तार से हेपरिन क्या होता है, हेपरिन जो होता है बेसोफिल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, यानी हमारी शरीर के अंदर ही अपने आप एक तत्व है जो कि कोशिकाओं बेसोफिल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। हेपरिन सबसे शक्तिशाली थक्का रोधी है। यह रक्त प्लाज्मा में मौजूद एंटीथ्रोम्बिन 3 को सक्रिय करता है। एंटीथ्रोम्बिन सीरम क्लॉटिंग कारकों को बांधता है और निष्क्रिय करता है। यह रक्त के थक्के को रोकता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? आपके ऑप्शन है ए एमाइलेज, बी थ्रोम्बिन, सी पेप्सिन, डी रेनिन। सही जवाब ऑप्शन बी थ्रोम्बिन। दोस्तों अगर बात करें थ्रोम्बिन, इसको हम थ्रोम्बिकनेज भी कहते हैं। रक्त के थक्के प्लेटलेट्स द्वारा उत्पादित एंजाइम थ्रोम्बिकनेज द्वारा शुरू की गई एक श्रृंखला प्रतिक्रिया है। इसमें प्लाज्मा से प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम लवण शामिल होते हैं और थ्रोम्बिन का उत्पादन करते हैं। थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रोनोजेन के साथ मिलकर फाइब्रिन थ्रेड्स का निर्माण करता है, जो कि थक्का बनने के लिए कॉर्पस्क्यूल्स को उलझाते हैं। विटामिन के आमतौर पर रक्त के थक्के जमने में मदद करने के लिए उपयुक्त विटामिन होता है। प्रश्न नंबर 13, रक्त का पीएच मान क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए 6, ऑप्शन बी 6.5, सी 7, ऑप्शन डी 7.4। सही जवाब ऑप्शन डी 7.4। अगर बात की जाए पीएच मान की, आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति के खून का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। यह थोड़ा क्षारीय होता है। रक्त का पीएच स्तर जो होता है शरीर में अम्लता या क्षारीयता का संकेत है और अगर अच्छे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। रक्त का पीएच स्तर इस वजह से थोड़ा क्षारीय होता है कि भोजन से मिलने वाले रक्त में सोडियम क्लोराइड आयन होते हैं। शरीर की चयापचय प्रक्रियाओं के लिए यानी डाइजेशन के लिए धमनियों में रक्त का पीएच स्तर 7.35 से 7.45 के बीच ही होना चाहिए, तो इससे हमारे अच्छे स्वास्थ्य का संकेत माना जाता है। प्रश्न नंबर 14, मनुष्य के खून का पीएच होता है। आपके ऑप्शन है ए कम अम्लीय, बी अधिक अम्लीय, सी कम क्षारीय, डी अधिक क्षारीय। सही जवाब ऑप्शन सी कम क्षारीय। दोस्तों जैसे कि अभी हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो जैसे कि आपको पता है कि इसका स्तर 7.35 से 7.45 के बीच में ही रहता है। रक्त में पीएच मान जो होता है शरीर में अम्लता या क्षारीयता का संकेतक होता है। यह अच्छे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अगर रक्त का पीएच मान जो है सीमा से ऊपर या नीचे अगर जा रहे हैं तो गंभीर समस्याएं या जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते भी होंगे कि पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता का एक संख्यात्मक माप होता है। इसे आमतौर पर 0 से 14 तक के पैमाने पे मापा जाता है। पीएच मान अगर 7 है उसको उदासीन माना जाता है
अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो 7.34 या 7.45 जो है थोड़ा ही ज़्यादा है क्षारीय, इसलिए जो अम्ल हमारे रक्त का पीएच मान है थोड़ा क्षारीय होता है, यानी कम क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 15, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? आपके ऑप्शन है ए 100 से 200 दिन, बी 100 से 120 दिन, सी 160 से 180 दिन, डी 150 से 200 दिन। सही जवाब ऑप्शन बी 100 से 120 दिन। दोस्तों अगर हम बात करें लाल रक्त कोशिकाएं यानी जिनको आरबीसी कहा जाता है, ये हमारे ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। वे शरीर के चारों ओर 120 दिनों तक घूमती हैं, जिसे बिंदु या पुराने या क्षतिग्रस्त आरबीसी को तिल्ली या यकृत यानी हमारे लिवर में विशेष कोशिकाओं, जिस कोशिका के थ्रू इसका होता है, इसका नाम होता है मैक्रोफेज, द्वारा परिसंचरण से हटा दिया जाता है। यानी 120 दिन बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा का उपयोग करना, बी रक्ताल्पता होने से रोकना, सी बैक्टीरिया का विनाश करना, डी ऑक्सीजन का वहन करना। सही जवाब ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन करना। दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं। जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, एक प्रकार का गोलाकार प्रोटीन बनाती हैं जो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हमारे शरीर का जो है ऑक्सीजन का वहन करना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन पहुंचाना, बी संक्रमण से लड़ना, सी रक्त का थक्का जमना, डी रक्त को लाल रंग प्रदान करना। सही जवाब ऑप्शन बी संक्रमण से लड़ना। दोस्तों अगर हम बात करें श्वेत रक्त कोशिकाओं जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, संक्रमण से शरीर की रक्षा करना है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स या इम्यूनोसाइट्स भी कहा जाता है। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। श्वेत रक्त कोशिकाओं के कुछ और काम ये हैं, यानी ये चोट अगर आपको लग गई तो अपने आप कई बार देखा होगा चोट ठीक हो जाती है, तो ये चोट जो ठीक होती है वो हमारे WBC जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके कारण होता है। संक्रमण पैदा करने वाले जीवों को ये निगल जाती हैं और नष्ट कर देती हैं। ये संक्रमण के स्थान पर सबसे पहले पहुंच जाती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं बैक्टीरिया और जितने भी वायरस हैं उनसे ये लड़ती हैं और हमारे शरीर को, मतलब इसका मुख्य कार्य है संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करना। प्रश्न नंबर 18, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है ए फेफड़ा, बी यकृत, सी किडनी, डी ये सभी। सही जवाब ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों अगर बात करें हमारे रक्त का शुद्धिकरण, तो हमारे अंग जितने भी शरीर के हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो हमारा फेफड़ा है वो जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है वो ले लेता है, और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड या फेफड़े के अंदर गैसीय अशुद्धियाँ होती हैं जो रक्त को शुद्ध करते हैं, वो सारा हमारे फेफड़ों मतलब श्वसन माध्यम से उसे बाहर निकल जाता है। साथ ही साथ उसके बाद हमारा जो लीवर होता है ये सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे बड़ा जो लीवर होता है ये सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है हमारे शरीर का। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये भी फिल्टर के रूप में कार्य करता है। ये रक्त में घूमने वाले विषाक्त पदार्थों, रसायनों और अन्य खतरनाक यौगिकों को भी हटाता है। इसके बाद हमारे रक्त का शुद्धिकरण किडनी में भी होता है। किडनी में मौजूद छोटी छोटी छन्नियों से रक्त छन कर शुद्ध हो जाता है। दिल से निकाले गए रक्त का 1/4 हिस्सा जो होता है हर दिन किडनी में जाता है और वहाँ से शुद्ध होकर पूरे शरीर में फिर से चला जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी अंग जो हैं हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में हमारी मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 19, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होता है? आपके ऑप्शन है ए सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, बी सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है, सी आरबीसीज का संश्लेषण हो जाता है, डी तिल्ली और लिम्फोनोड्स में विकृति आ जाती है।
सही जवाब ऑप्शन ए, सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दिया जाता है तो उसकी प्रतिरक्षा तंत्र उस पर प्रतिक्रिया करेगा। यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें बुखार, मांसपेशियों में दर्द और सांस लेने में परेशानी जैसी गंभीर लक्षण भी पैदा हो सकते हैं और कभी-कभी ये घातक भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 20, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। आपके ऑप्शन है डायलिसिस, बी हेमोलाइसिस, सी ओस्मोमेसिस, डी पैरालिसिस। सही जवाब ऑप्शन ए, डायलिसिस। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन में किडनी हमारा अहम रोल अदा करती है। किडनी को हम हिंदी में वृक्क भी कहते हैं, जिसको गुर्दा भी कहा जाता है। तो डायलिसिस एक प्रकार का खून शोधन, एक यंत्र के माध्यम से खून का शुद्धिकरण किया जाता है। उस विधि को हम डायलिसिस कहते हैं। गुर्दे की समस्या वाले रोगियों के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस एक ऐसा उपचार है जो मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध करता है। यदि किसी व्यक्ति का गुर्दा पूरी तरह से विफल हो जाता है तो उसका शेष जीवन के लिए डायलिसिस या प्रत्यारोपण ही एकमात्र उपचार है।